नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। और आज बात बेटियों की। भारत में 2001 की जनगणना में 0 से 6 वर्ष के बच्चों में लिंग अनुपात का आंकड़ा 1000 लड़कों के अनुपात में लड़कियों की संख्या 927 थी, जो कि 2010 की जनगणना में घटकर 918 पर पहुंच गई। देश में लिंग अनुपात में समानता लाने के लिए और बेटियों की सुरक्षा और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के उद्देश्य से साल 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत जिले से इसकी शुरुआत की और जनता ने इस मुहिम को हाथों हाथ दिया और इसे सामाजिक आंदोलन की तरह राज्यों ने भी अपनाया। तो आज समझेंगे कि असल में इस योजना या इस मुहिम के लागू करने के बाद देश में बेटियों के हक, उनकी स्थिति और जो उनके हालात थे उसमें किस तरीके का परिवर्तन है। इस मुहिम को कैसे तमाम राज्य और केंद्र आगे बढ़ा रहे हैं और साथ ही रास्ते की रुकावटें क्या हैं और जो हम लक्ष्य निर्धारित किए थे वो हमें हासिल करने में, हमें उसे रफ्तार देने में और किन सुझावों या कदमों की ज़रूरत है। हमारे साथ 4 बेहद खास मेहमान आज स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर आलोक शर्मा जी हमारे साथ हैं, कार्यकर्ता हैं, महिला एवं बाल विकास अधिकारों को लेकर आप लड़ती हैं। स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रोफेसर सुषमा यादव हैं, वाइस चांसलर हैं भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय में, आपका भी स्वागत है मैम। अशोक कुमार यादव जी हैं, निदेशक हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विंग में, WCD मंत्रालय, भारत सरकार, आपका स्वागत है। और साथ ही अदिति टंडन है, विशेष संवाददाता द ट्रिब्यून से। अदिति, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में अशोक जी आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि जब ये सफ़र शुरू हुआ 2015 में, उससे पहले शायद ही हम में से किसी ने सोचा था कि कोई एक शख्स एक आह्वान करेगा और वो आह्वान एक सामाजिक आंदोलन के तौर पर परिवर्तित होगा और उसे हम अपनाएंगे। और बेटियों को लेकर जो सोच या जो उनके हक और जो उनकी स्थिति थी उसमें परिवर्तन की बात गांव स्तर तक लोग सोचेंगे। कैसा रहा अब तक का ये सफ़र? मैं सबसे पहले आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है, तो मैं सारी बच्चियों को बालिका दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और ये दिखाता है कि भारत की जो वर्तमान सरकार है उसका रिजॉल्व बच्चियों की अधिकारिता को लेकर के, जेंडर इक्वलिटी को लेकर के क्या रिजॉल्व है। मैं अब आपके सवाल पर आता हूं। 4 साल का सफ़र काफ़ी घटनापूर्ण रहा और इसमें हमने ये कोशिश किया कि किस तरह माननीय प्रधानमंत्री की जो ये फ्लैगशिप स्कीम है इसको किस तरह जन आंदोलन में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि हम बेसिकली एक ऐसी मानसिकता से लड़ रहे हैं जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देती है, जो सदियों पुरानी हमारी कुरीतियां हैं, हम उनसे लड़ रहे हैं। और इसमें जो हम अभी तक स्कीम में 640 जिलों को कवर किया हुआ है और जो डिप्टी कमिश्नर हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पद के नाम से जाने जाते हैं, वो इसको लीड कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर कम्युनिटी इंगेजमेंट हो रहा है। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं जब हम लोग फोकस किए हैं कि PC और PNDT पे किस तरह फोकस हो। डिकॉय ऑपरेशंस हो रहे हैं, ना केवल डिस्ट्रिक्ट्स में, इंटर डिस्ट्रिक्ट्स में, बल्कि इंटर स्टेट डिकॉय ऑपरेशंस हो रहे हैं। और PC PNDT के तहत जितने भी अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं, जेनेरिक सेंटर हैं, IVF सेंटर हैं, सबका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। रेगुलर मॉनिटरिंग हो रहा है और डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश था कि PC PNDT एक्ट को कैसे इफ़ेक्टिव किया जाए, उस दिशा निर्देश के तहत हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सीधी निगरानी में PC PNDT सेल की स्थापना सुनिश्चित की गई है। दूसरा जो मुद्दे पर हम काम कर रहे हैं वो ये बच्चियों के जो है शिक्षा पर, बच्चियों की शिक्षा पर बहुत बड़े पैमाने पे काम हो रहा है। और जो हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का टारगेट था, प्राइमरी लेवल पर हमने ग्रास इनरोलमेंट रेशियो का टारगेट 100% पूरा कर लिया है। और दूसरा जो हमारा टारगेट था वो था कि मिडिल लेवल पर 82% इस वित्तीय वर्ष में पूरा हो जाए। वो टारगेट ऑलरेडी पूरा हो चुका है, उसकी आधिकारिक घोषणा जब भी नए डेटा रिलीज़ होंगे सरकार के उसकी हो जाएगी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमारा फोकस ये है कि प्राइमरी लेवल तक हम टारगेट को 100% ले जाएं अगले 2 से 3 साल में। जो ड्रॉप आउट्स है और रिटेंशन और कंप्लीशन ट्रांजिशन है, मंत्रालय
दूसरे जो हमारा एचआरडी मंत्रालय है उसके साथ मिलकर उस पर हम फोकस कर रहे हैं। एक और चीज़ जो समझना चाहूँगा, इसके बाद मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊँ, किन राज्यों में सबसे अधिक मैं कहूँ कि पॉजिटिव रिस्पांस, बेहतर प्रदर्शन दिखा है इस मुहिम के बाद, और अभी कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है अगर ज़िलों के लिहाज से देखें? अगर हम बात करें तो लगभग हमें हर राज्य से अच्छा रिस्पांस मिला है। कुछ राज्यों ने पीसीपीएनडीटी के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत अच्छा काम किया है। उनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा प्रमुख हैं। बच्चियों की शिक्षा के मामले में अगर देखें तो नॉर्थ ईस्ट के नागालैंड, मिज़ोरम जैसे राज्यों ने, और तमिलनाडु, साउथ से तमिलनाडु ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके अलावा अगर चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन के आधार पर देखें तो जो हमारे राज्य बहुत अच्छा कर रहे हैं उसमें आसाम, बिहार जैसे स्टेट हैं जिनमें सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिज होती थी, जो हमारे आधिकारिक आंकड़े हैं। ओके। और इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हमने चाइल्ड मैरिज के खिलाफ जो बच्चियों ने रियल में आवाज़ उठाई उनको लोकल चैम्पियन घोषित किया है। और इस तरह की तमाम स्टोरी हमारे पास आ रही है। और नंदिनी की एक तमिलनाडु की स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, जो 16 साल की बच्ची को चाइल्ड मैरिज में उनके माँ बाप ने फिक्स कर दिया और वो लड़की भाग करके डिप्टी कमिश्नर ऑफिस आई। तिरुवन्नमलई की घटना के बारे में बता रहा हूँ मैं। और डिप्टी कमिश्नर से वो मिलने के लिए 5 घंटे बैठी रही, क्योंकि वो 5 बजे ऑफिस पहुंच गई थी रात में। और डिप्टी कमिश्नर 9 बजे के आसपास आते हैं और उनसे बात होती है और उस लड़की को रेस्क्यू किया जाता है। तो तमिलनाडु भरोसा जो है वो जगह और लोग या बच्चियां जो है वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और सरकार यही चाहती है कि बच्चियां अपनी अधिकारिता के लिए और अपने हक के लिए सरकार का सहयोग करें और ग्रास रूट लेवल पे वो अपनी आवाज़ उठाएं। और सरकार उनके साथ कंधा सा कंधा मिला करके उनकी आवाज़ को जो है मुहिम का रूप देगी। मैं आप पे आना चाहूँगा, क्योंकि आप जहाँ पर वीसी हैं इस वक्त महिला विश्वविद्यालय में, और वो उस स्टेट में जहाँ पर सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात में दिखता था, और जब बच्चियों की, लड़कियों की बात होती थी सबसे ज़्यादा उंगलियाँ उसी राज्य पर उठती थी। जिस तरीके से ये मुहिम चली है और जैसा कि बताया इन्होंने, किस तरीके का इम्पैक्ट ज़मीन पर आपने देखा है, और शिक्षा को लेकर हो या उन्हें स्कूल भेजने को लेकर हो, या फिर घर में जो पहले एक दोयम दर्जा हासिल होता था बच्चियों को, उस नज़रिए से देखा जाता था, परिवार या समाज देखता था, उसमें किस तरीके के बदलाव दिखे हैं? देखिए, इसको मैं 2 तरीके से कहूँगी। एक महिला विश्वविद्यालय की कुलपति होने के नाते शिक्षा का और महिला विश्वविद्यालय का इतना असर पड़ा है कि जिस जिले में ये विश्वविद्यालय है उस जिले में लिंगानुपात सबसे बेहतरीन है पूरे हरियाणा में। और इससे ये लगता है कि जो मुहिम थी और जिस तरह से ये चली थी वो काफ़ी सफल रही है। जहाँ तक हरियाणा की बात है, एक अजीब मिसकंसेप्शन है हरियाणा के बारे में कि वहाँ महिलाओं का दोयम दर्जा था। वहाँ महिलाओं का दोयम दर्जा नहीं था। कुछ आर्थिक, सामाजिक और प्रतिष्ठा से जुड़े जो कारण होते हैं ना, सम्मान, पगड़ी का सम्मान और पुरुष का सम्मान, उन कारणों से ये स्थिति वहाँ आई। क्योंकि मैं उस क्षेत्र से भी बिलोंग करती हूँ, तो हमने कभी ऐसा नहीं माना, अगर अपने परिवार में देखें तो हम कभी दोयम दर्जे के महसूस ही नहीं किए। और आर्य समाज का वहाँ बहुत असर रहा था हरियाणा में। तो प्रारंभ तो ऐसा हुआ कि शिक्षा के बारे में, स्त्री शिक्षा के बारे में, बच्चियों को पढ़ाने के बारे में, उनको बाहर लाने के बारे में लगभग उस समय के शिक्षित वर्ग ने काम किया। परंतु फिर एक समय ऐसा आया जब शायद बाज़ार हावी हो गया और जो दहेज था और प्रॉपर्टी में, जब ज़मीन में बच्ची हिस्सा मांगने लगी और ज़मीन से उनका लगाव था, इन सब कारणों से ऐसा हुआ कि महिला दोयम दर्जे पे चली गई। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। मैं आपके साथ यहाँ ये भी शेयर करना चाहती हूँ। एक बार हम प्रिंसिपल्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम ले रहे थे, हरियाणा के ही प्रिंसिपल्स का, और जेंडर पर मैं बात कर रही थी उनसे, और मैं उनको बार बार ये कह रही थी कि उन्हें निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए और उन्हें काम करने की यदि उनकी इच्छा है तो उन्हें ये अधिकार होना चाहिए। तो एक प्रिंसिपल मुझे पूछने लगे, मैडम हम उन्हें खाना दे देते हैं, हम उन्हें बहुत अच्छे से रहने देते हैं, कपड़े देते हैं, सब कुछ देते, फिर उन्हें और क्या निर्णय लेने, मतलब किस चीज़ का निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। तो ये मानसिकता जो आ गई कि अगर हम उन्हें अच्छा खाना खिलाते हैं, अच्छा घर देते हैं, अच्छे कपड़े देते हैं, तो उसके बाद सशक्त होने की आवश्यकता का क्या अर्थ है, उसमें भी अब बदलाव आने लगा है। और आपको आश्चर्य होगा, मेरे विश्वविद्यालय में तो इतनी महिलाएं आती हैं काम के लिए, और बड़ी विडंबना भी है लेकिन रोचक तथ्य भी है। परिवार लेकर आता है कि ये बच्ची है
इसके 2 बच्चे हैं, ये बहुत गरीब है, आदमी काम नहीं करता है। जब हम जेंडर की और बच्ची को बचाने की बात करते हैं तो मुझे लगता है ये प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं। कहीं ऐसा भी नहीं है कि हम अभी उन बच्चों को, एक जगह तो मुझे ये कहना पड़ा कि आप छोटे बच्चों के साथ हैं, आप अभी इन्हें काम क्यों करवाना चाहते हैं? इन्हें बच्चे मातृत्व का भी एक सुख होता है, वो तो लेने दीजिए, उतने दिन तो इनको कम से कम घर बैठने दीजिए, लेकिन उनसे काम क्योंकि उन्हें मिल सकता है, ये मानसिकता वहाँ आने लगी है। अच्छा भला युवक अपनी पत्नी को लेकर चला आता है कि भाई इसे काम मिल जाए तो मैं कुछ और धंधा भी कर लूँ। परंतु मैं आपको और राज्यसभा टीवी को बधाई देना चाहती हूँ क्योंकि ये वीक है और इसमें मैंने देखा, हमने भी कल रैली निकाली थी अपने विश्वविद्यालय में, क्योंकि हर ज़िले में भी निकली होगी, हर विश्वविद्यालय में, और जो बच्चियों का उत्साह था उसमें, जिस तरह के स्लोगन्स उनने लगाए थे, उससे समाज जागरूक तो अवश्य होगा। और जो मुहिम पानीपत से हमारे मुख्यमंत्री जी ने चलाई है, कुछ और बातें भी इसके बाद करूंगी कि किस प्रकार से वो शिक्षा को हर जिले में, हर गांव में ले जाना चाहते हैं। मैं इस पर भी आऊंगा कि कैसे ग्राउंड लेवल पर कौन से वो स्टेप या टूल है जिसके जरिए बदलाव की बयार बहाने की कोशिश है, उसका असर दिखता है। उससे पहले डॉक्टर आलोक, आपसे जिस तरीके से आप महिलाओं को लेकर, बच्चियों को लेकर जो आप काम करती हैं, पहले की स्थिति अगर देखें 2015 या 14, उससे पहले जो सोच थी खासतौर पर, क्योंकि ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जिसमें कोई फंड की कमी हो या कोई सरकार फंड दे रही हो तो सब कुछ बदल रहा हो। मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ महज एक सोच सब कुछ बदलने के लिए प्रेरित कर रही है। कैसे ये बदलाव मुमकिन होता दिख रहा है राज्यों में, जैसा कि आंकड़े जो बता रहे हैं, और सामाजिक तौर पर क्या हम इंतजार कर रहे थे किसी एक मुहिम की, किसी एक शख्स की, किसी एक नारे की, एक स्लोगन की? जी, समाज में जैसे बताया, अब पिछले सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से महिलाओं का अनुपात पुरुषों के मुकाबले काफ़ी कम रहा, और उसके बाद से ज़रूरत इस बात की है कि कोई ऐसा नायक आए या कोई ऐसा नेता हो जो लोगों के मन को प्रभावित करे। ऐसा नहीं है सरकारों ने कभी महिलाओं को के लिए कोई स्कीम नहीं बनाई या योजनाएं नहीं बनाई, योजनाएं बनी, पर हमारे देश में योजनाओं को कार्यान्वित करने की सबसे बड़ी समस्या है। बहुत सारे कानून हैं जो फीमेल फीटिसाइड को रोकने के लिए बनाए हैं, शिक्षा के लिए बने हैं, लेकिन ज़मीन पर उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही नकारात्मक है। ज़रूरत इस बात की है कि समाज को किस तरह से शिक्षित करा जाए, उनके बीच में अवेयरनेस कैसे फैलाई जाए, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि सरकार कानून तो बना देती है, लेकिन उनको कार्यान्वित करना बहुत एक बड़ी समस्या है। दूसरी चीज़, जो समाज में हमारे जो लोग हैं, उनकी सोच में बदलाव आने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। नायक का काम यह है कि वो समाज के उन लोगों को प्रभावित करे, उनकी सोच को बदलने में मदद करे, तभी जाकर सारी योजनाएं और सारे कानून धरातल पर हमें मिलेंगे। ओके अदिति, 2 बातें। जब हम किसी भी समस्या को लेकर सोचते हैं तो जहन में हमारे आता है कि कानून बना देते हैं, उसको कड़ाई से लागू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर समस्या, मैं कहूँ कि सदियों से चली आ रही थी। कानून भी और विभाग, मंत्रालय जो थे वो कई दशकों से चल रहे थे, लेकिन सिर्फ एक मुहिम ने, सिर्फ एक संदेश ने, एक आह्वान ने बदला। इससे कैसे आप देखती हैं सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर और सरकार की इस ओर प्राथमिकता या उसके, मैं कहूँ कि विजन को लेकर? कविंद्र, हम आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस पर एकत्रित हुए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर डिस्कशन के लिए। लेकिन जो मैं बोलना चाहती हूँ वो ये है कि प्रधानमंत्री ने अपने रेड फोर्ट के भाषण से जब परिवारों को ये संदेश दिया था 2 साल पहले कि आप अपने बेटों को समझाइए, क्योंकि घर से शुरू होता है कि आप एक महिला का रिस्पेक्ट, आप सम्मान महिला का कितना करेंगे, ये आपके घर से शुरू होता है। हम अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकारों पे डालकर, हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। सरकारें मुहिम चला सकती हैं, एक अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, हर सरकार ने अपनी अपनी कोशिश की है, और प्रधानमंत्री मोदी ने तो एक कैंपेन मोड में, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को एक कैंपेन मोड में पब्लिसिटी करवाकर बार बार इस चीज़ को स्ट्रेस किया है कि बेटियों को आपको एम्पावर करने के लिए जो माइंडसेट चेंज है वो घर से शुरू करना होगा। अब जैसे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं देख रही हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ, इन विषयों पर लिखती हूँ। पिछले 3-4 सालों में बड़ी इम्पॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं जो ये दर्शाती हैं
कि महिलाओं को एक सशक्तिकरण मिल रहा है, एक आवाज़ मिल रही है। मिसाल के तौर पर एक मी टू मूवमेंट का जो उजागर होना, इसी साल, पिछले साल नवंबर से लेकर आज तक कितनी महिलाओं ने अपनी यौन शोषण के खिलाफ, हर तरह के शोषण के खिलाफ एक बहुत बढ़ चढ़कर आवाज़ उठाई है। उसमें ना सिर्फ एक्शन हुआ है, उसमें हम सब जानते हैं कि एक मंत्री पर एक्शन हुआ, ना सिर्फ वो हुआ, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया जिसके होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष हैं, उसमें मेनका गांधी जी हैं, उसमें निर्मला सीतारमन हैं, इम्पोर्टेंट मिनिस्टर हैं, नितिन गडकरी जी हैं। और उस GOM को ये टास्क अब ये दिया गया है कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट है उसमें कहीं ना कहीं कमियां रह गई होंगी, जो ये महिलाएं जो ट्विटर पर, फेसबुक पर जाकर जिनको अपनी बातें कहनी पड़ी, इसका मतलब है कि कानून इनफ नहीं था कविंद्र। कानून अगर पूरा होता, संपूर्ण अपने आप में होता, तो महिलाओं को उस कानून के तहत जस्टिस मिल रहा होता। लेकिन सरकार सेंसिटिव है, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया, वो अब एक मसौदा तैयार करेगा कि अब लॉ में क्या क्या चेंजेस की ज़रूरत है। तो इससे क्या होता है, एक माहौल पैदा होता है, उस माहौल में मुहिम और सक्सेसफुल होती है। मुहिमें चलती हैं, बंद हो जाती हैं, हम सब जानते हैं कि हर सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है। ऐसी जो मुहिम शुरू की गई 2015 में बेटियों को लेकर कि बेटियों को पढ़ाइए, स्कूल भेजिए, और उसमें एक जो इनिशिएटिव की बात हो रही थी कि आपको उसके साथ साथ किस तरीके से बेनिफिट्स जब एक आम आदमी को, गरीब को दिखता है तो ज़्यादा दिखता है। और जो सरकार ने शुरू किया, उनके खाते खुलवाना, रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर करके उनको 21 साल में एक बड़ा अमाउंट देना, किस तरीके से उन स्कीम्स में इसको ज़्यादा तब मैं कहूँ कि मजबूत किया और स्पीड अप किया है। देखिए, जो स्कीम्स आई हैं और उनमें कन्या समृद्धि योजना है, जननी सुरक्षा योजना है, जिसमें सब जगह ये है कि बच्ची को सेंटर में रखकर माता पिता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है कि बच्ची हो गई तो अभी से घबराना नहीं है, ये आपके लिए एसेट भी बन सकती है। और जहाँ गरीबी होती है वहाँ कैश अपने आप में एक बड़ा एसेट माना जाता है। तो इस प्रकार की जो योजनाएं बनाई गई हैं, फिर स्टेम हुनर हाट जो बनाए गए हैं, महिलाएं हाट भी बनाए गए हैं, यानी आप में कोई भी अगर एक हुनर है, कोई भी कला है, तो उसको आप फ्लरिश करिए और सरकार आपको ये मौका देगी कि आप अपने लिए नज़दीक से नज़दीक बाज़ार बना सकें। बच्चियों के बड़े होने तक आपका पैसा जमा रहेगा ताकि जब वो विवाह योग्य हों तो उनके विवाह के लिए आपको चिंता नहीं करनी पड़े, वो पैसा आपको मिल जाए। उसके साथ ही साथ उनकी शिक्षा के लिए जो कई जगह, कुछ राज्यों में आपको याद होगा बाइसिकल्स दी गई, हमारे यहाँ भी बच्चियों को बाइसिकल दी गई। वो एक अपने आप में एम्पावरमेंट है। ये मात्र ये नहीं है कि बाइसिकल दी, परंतु जो खुली हवा में चलने का एक एहसास है, वो उस आज़ादी का भी उनको एहसास कराया गया। और पूरे गांव और परिवार को भी ये पता चले कि बच्चियों का मूवमेंट ऐसा नहीं है कि आप जहाँ चाहें, जैसे चाहें उसी तरह रास्ता बनाएं, वो रास्ता बना सकती है, पगडंडियाँ अपनी ढूंढ सकती है ये योजनाएं। और उसी तरह से जो एक ट्रेनिंग स्टेम बनी है, उनके लिए स्पेशली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग और स्किल्स की ट्रेनिंग की आवश्यकता है, वो किया गया है। 26 कानून नए बनाए गए हैं। और कानून की बात आलोक जी ने भी की थी। आई डोंट थिंक वी नीड ए नायक की हमें उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन कानूनों को समाज के साथ सापेक्ष बनाने की आवश्यकता है, तब वो कानून सच में सफल होंगे। और मुझे लगता है अब हम उस दिशा में थोड़ा थोड़ा कदम चलाएंगे और ये सब जो प्रयास किए जा रहे हैं ये तब सार्थक हो पाएंगे। अशोक जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, उससे पहले मैं चाहूँगा कि जब हम इनिशिएटिव्स लिए गए, एक मुहिम चलाई गई जिसका इम्पैक्ट दिख रहा है, समाज या फिर मैं कहूँ कि सिस्टम रिएक्ट कर रहा है, उसका इम्पैक्ट में देखा है कि बदलाव है। क्या कुछ और बड़ी स्कीम्स बेटियों के लिए सरकार के पिटारे में है, या फिर आप लोग फ्यूचर में लाना चाहते हैं, या जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं उनको अगर एक्सपैंड करने की कोई योजना हो? मैं एक एस्पेक्ट की तरफ ध्यान दिलाऊंगा कि जब हम जेंडर रिलेटेड इश्यूज़ पे बात करते हैं तो सिर्फ हम महिलाओं और बच्चियों की बात करते हैं, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हमने एम्फेसिस किया जेंडर चैम्पियन। जेंडर चैम्पियन वो है, स्कूल में कार्यक्रम लागू किया गया, जो स्कूल का स्टूडेंट सबसे अच्छा लड़की के साथ व्यवहार करता है अपनी कुलीग के साथ, उसको जेंडर चैम्पियन बनाया। वास्तव में हमको इसको सिक्के के दोनों पहलू को देखना होगा। तो सरकार का यही फोकस है कि ना केवल महिलाओं और बच्चियों की बात की जाए, बल्कि जो है पुरुष और बच्चों की भी बात की जाए, ताकि वो भी समझ सकें कि जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर जो हमारे सन मेटा प्रेफरेंसेस हैं, जेंडर रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन है, कई बार सब कॉन्शियसली होता है, हम अवेयर नहीं होते हैं कि वो हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो वो कर रही है। और इसके अलावा सरकार जो अभी वर्तमान सरकार का फोकस है नीतिगत
निर्णय पर वो ये है कि जो वर्तमान की स्कीमें हैं उसको ग्राउंड लेवल पे ले जाना है, जो इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करना है और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ को जो है बहुत प्रोएक्टिव करना है। यही अभी सरकार का फोकस है, यही मंत्रालय का फोकस है और इसी के लिए हम आज भी हमारी माननीय मंत्री ने जो है वो 5 राज्यों को जिन्होंने महिला अधिकारिता में अच्छा काम किया था और 25 डिस्ट्रिक्ट को जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में अच्छा काम किया है, उनके उत्कृष्ट काम के लिए आज ही अवार्ड फंक्शन हुआ है। तो हम इंसेंटिवाइज भी कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं। और इस फंक्शन का सबसे बड़ा फोकस था कि जो लड़कियां जिन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी और जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मैसेज को, माइंडसेट को कम्युनिटी तक लेके गई, उनको भी हमने राष्ट्रीय स्तर पर प्लेटफॉर्म दिया, डिस्ट्रिक्ट उनको प्लेटफॉर्म दे रहा है। तो सरकार की मुहिम यही है कि जो वॉइसेज हैं वो कम्युनिटी से आए, सरकार उनको आगे बढ़ाए। वक्त की कमी है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए, समझाने के लिए कि हमारी बेटियों की हालत आज क्या है, वो कितनी पहले से मजबूत हुई हैं और 2015 में चलाई गई मुहिम के बाद उनके हक, उनकी तस्वीर, उनके हालात में किस तरीके से परिवर्तन आ रहा है। और अब बात आप दर्शकों की राय की। हमने कार्यक्रम दिखाया था पंचायत चुनाव और शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता को लेकर। सुनील तिवारी लिखते हैं कि जब हर क्षेत्र में शैक्षणिक योग्यता को आधार बनाया जाता है तो राजनीतिक क्षेत्र में भी शिक्षा को आधार बनाया जाना चाहिए, क्योंकि देश का भविष्य कहीं ना कहीं इस पर निर्भर करता है। और रही बात लागू करने की, तो कहीं से शुरुआत तो करनी होगी और इसीलिए लोगों में जागरूकता का प्रसार कर इसको अभी से लागू किया जाना चाहिए। अतुल प्रकाश लिखते हैं कि स्कूली शिक्षा और सामाजिक समझ का होना दोनों अलग अलग पहलू हैं, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि जिसके पास डिग्री हो वही समाज की बेहतरी के लिए कदम उठा सकता है। पंचायत चुनाव में शिक्षा को अनिवार्य कर देने से समाज का एक बड़ा वर्ग चुनाव से बाहर हो जाएगा। शायद वो अपने अनुभव से ही समाज के लिए कुछ बेहतर कर पाता। तो आप दर्शक अपनी राय, सुझाव, आलोचना भेजते रहिए, कार्यक्रम में शामिल करेंगे और हमारे सभी कार्यक्रम आप YouTube पर देख सकते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।